चलिएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मुस्कान, जल्दी से एक बार सेशन ज्वाइन कर लो। चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सफलता आईएएस की तरफ से आज आप लोगों के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है हिस्ट्री को लेके बैच लॉन्च करने की तैयारी है। हाथ ठीक है अभी, है ना? हाथ ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाथ ठीक है अभी। चले तो एक बार देखते हैं हम थोड़ा सा। जनरली अभी तक हम एमपीपीएससी की क्लास में मिले हैं, लेकिन आगे से हम जो है नेट जेआरएफ की क्लास में भी मिलेंगे। और मंगलवार से जो है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक ओरिएंटेशन क्लास है हिस्ट्री को लेके। उससे पहले हम थोड़ा सा और नेट का जो पैटर्न है उस पर भी बात करेंगे। देखो, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री विषय से संबंधित क्लास का अनाउंसमेंट लेके आया हूं, जो आपके लिए होंगी नेट जेआरएफ, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, याद रखना एपी। इन सब के अलावा अगर यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स हिस्ट्री देना हो तब भी आपकी ये क्लासेस सफिशिएंट रहेंगी। इसके अलावा ऑल स्टेट जो पीसीएस है, फिर वो चाहे एमपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीएससी हो या राजस्थान पीएससी हो, तो इतने एग्जाम कहीं ना कहीं हम इस हिस्ट्री में जो है टारगेट करेंगे। मेनली ये बैच आपका नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और इन्हीं 3 परीक्षाओं को लेके जो है फोकस रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री भी आपका इससे कवर होगा। और फिर ऑल स्टेट जो अदर स्टेट जो पीसीएस है इंक्लूडिंग एमपीपीएससी, इन सब का भी हिस्ट्री हम आपका इसी में कवर कराएंगे आज। चलो देखते हैं, थोड़ा सा हम नेट जेआरएफ की बात कर लेते हैं। नेट जेआरएफ की अगर हम बात करेंगे सर, तो इसमें एक तो पेपर 1 है, इस पर मैं बहुत डिस्कस नहीं करूंगा। बस इतना समझो कि इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, मतलब 100 मार्क जो है आपके होंगे किसमें, पेपर 1 में। और इसका ओरिएंटेशन क्लास जो पेपर 1 के जो टॉपिक है उनके जो टीचर्स हैं वो आपको कराएंगे। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। हमारे लिए बात है पेपर 2, वो भी हिस्ट्री की। पेपर 2 अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं सर आपके। ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है, याद रखना। मतलब लगभग 200 मार्क का जो है आपका ये पेपर 2 हिस्ट्री हम कवर करेंगे, याद रखना। ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखो। तो हम हिस्ट्री नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं, जिसमें पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 नंबर, पेपर 2 हिस्ट्री 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 200 मार्क की हम यहां पे बात करें। अगर आप सिलेबस की बात करें हिस्ट्री का अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें 2 चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। एक पोर्शन तो है जिसमें आपको
संकल्पनाएं पढ़नी है इतिहास को लेके, आइडियाज जो है विचार वो आपको पढ़ना है हिस्ट्री को लेके। दूसरा जो टर्मोलॉजी है यानी कि जो शब्दावलियां हैं वो डिस्कस करनी है इतिहास को लेके। तो एक पोर्शन में तो ये है, अगर हम हिस्ट्री सिलेबस की बात करते हैं नेट जेआरएफ में, तो एक पोर्शन में तो संकल्पनाएं हैं, विचार हैं, शब्दावलियां हैं, याद रखना, कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्मिनोलॉजी। और अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करेंगे तो इसमें 10 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है, याद रखो। इन 10 यूनिट की अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये जो 3 यूनिट हैं ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, याद रखो, प्राचीन इतिहास। तो यूनिट 1, 2, 3 ये किससे संबंधित है? प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित, याद रखना इस चीज को। अगर हम बात करेंगे यूनिट 4, 5, 6, तो इसमें आपको ये जो 3 यूनिट हैं इसमें आपको मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मिलेगा, मिडिवल हिस्ट्री मिलेगा। अगली 3 यूनिट 7, 8, 9, ये जो 3 यूनिट हैं इन यूनिट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास मिलेगा। ये दिमाग में याद रखना सर, मैं हिस्ट्री नेट जेआरएफ का सिलेबस आपको बता रहा हूं एक तरीके से, और इसमें बोला कि इस सिलेबस को 2 पोर्शन में आप बांट दो। एक पोर्शन में इतिहास को लेके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो संकल्पनाएं हैं, जो विचार, जो आइडियाज हैं, और जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावलियां हैं, वो पूछे जा रहे हैं हमको। अभी हम बताएंगे कौन कौन सी हैं सर, ये कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन से विचार हैं, कौन सी शब्दावलियां हैं। और दूसरे यूनिट में, दूसरे पोर्शन में 10 यूनिट हैं, याद रखना 10 यूनिट। 10 यूनिट में पहली 3 यूनिट रिलेटेड है किससे? प्राचीन भारतीय इतिहास से, 1, 2 और 3 यूनिट। 4, 5 और 6 अगली 3 यूनिट संबंधित हैं मध्यकालीन इतिहास से, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है। और अगली 3, 7, 8, 9, अगली जो 3 यूनिट हैं ये संबंधित हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारतीय इतिहास से, याद रखो। इन सब के अलावा अगली यूनिट बची 10। 10वीं जो यूनिट है वो इंडियन हिस्टोरिक फिलॉसफी से, याद रखना। यानी कि इतिहास दर्शन से कुछ 10वीं यूनिट है, तो 10वीं यूनिट में इतिहास दर्शन है, याद रखो। तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेबस है नेट जेआरएफ का, याद रखो इस चीज को। अब इसी सबको मैं आपको एक बार सिलेबस में दिखा देता हूं थोड़ा सा, क्या क्या है, कौन कौन सी यूनिट में, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, देखो सबसे पहले तो संकल्पनाएं, विचार और शब्दावलियां हैं, कॉन्सेप्ट, आइडिया और टर्म्स, याद रखें। अब ध्यान भी सुनना, जो मैंने आपको 10 यूनिट बताई हैं उन्हीं 10 यूनिट यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास पहली 3 यूनिट, मध्यकालीन इतिहास अगली 3 यूनिट, और आधुनिक इतिहास अगली 3 यूनिट, और इसके अलावा इतिहास दर्शन ये 10वीं यूनिट। ये 10 जो यूनिट है, इन 10 यूनिट की संकल्पनाएं, विचार, अवधियां यहां पे लिखी हुई हैं और बाकायदा नाम के साथ उन्होंने दिया है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडियाज हैं, जो टर्म्स हैं, वो इनमें है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो कॉन्सेप्ट, जो आइडियाज, जो टर्म्स हैं, वो यहां पे है। आधुनिक भारतीय इतिहास के जो
कॉन्सेप्ट, आइडिया और टर्म्स है वो यहां पे है। और 10वीं इतिहास दर्शन के जो कॉन्सेप्ट और आइडिया और जो टर्म्स है वो है। ये पहला पोर्शन जो मैं आपको बता रहा था। सर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है क्या? बिल्कुल नहीं। मुस्कान, नेट जेआरएफ में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री बढ़ेगा और एमपी वाला पोर्शन बढ़ेगा, याद रखना। एमपी ट्राइब, एमपी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, पर्यटन, एक फिर उसमें ये बढ़ जाएगा, याद रखना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं, मैं एमपी एपी की बात कर रहा हूं, जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जो मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूं वो नेट जेआरएफ का मैं आपको बता रहा हूं। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा, सिलेबस अगर आप यूजीसी की साइट पे जाओगे तो सिलेबस बिल्कुल क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया है। जो संकल्पनाएं, जो विचार, जो शब्दावलियां हैं, उन्होंने स्पेशली लिखकर दे दी है कि भारतवर्ष है, इसका अध्ययन करना है हमें। मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा एक तरीके से। भारतवर्ष का चाहे फिर वो नामकरण हो, हमारी ज्योग्राफी हो, हमारे जो प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं भारतवर्ष में उसकी बात हो, अभिलेखों में भारतवर्ष का उल्लेख हो, साहित्य में भारतवर्ष का उल्लेख हो, भारत का नामकरण हो, ये सब कुछ हमें किस में पढ़ना है? भारतवर्ष में। एमपीपीएससी में भी है, बस हमें यहां पे थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना, याद रख। सभा और समिति अगला जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो जब मैं आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा तब भी हम सभा और समिति की बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की दो जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, सभा और समिति, उन पर बात करनी है। कहां पे इनका पहली बार उल्लेख आ रहा है, कौन लोग इनके सदस्य होंगे, इनके कार्य क्या होंगे, इनका अध्यक्ष क्या कहलाता है, इनके सदस्य क्या कहलाते हैं, कब ये शक्तिशाली थी, कब आके इनका महत्व कम हो गया, ये सब हम इसमें बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा दिया हुआ है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में दो चीजें हैं, एक तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, और दूसरा आश्रम सिस्टम, आश्रम व्यवस्था, याद रखना। तो मैं आपको यह भी पढ़ाऊंगा जब मैं आपको वेदांग पढ़ाऊंगा, और वेदांग के धर्म सूत्र में जो है वर्ण व्यवस्था हो, आश्रम व्यवस्था हो, या जब हम उपनिषद पढ़े तो छांदोग्य उपनिषद में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था हो, या ऋग्वेद का 10वें मंडल का पुरुष सूक्त पढ़े तो उसमें हम वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि आखिर में वर्ण सिस्टम क्या है, कब इसका पहली बार उल्लेख किया गया, क्या क्या इसमें आता है, आश्रम व्यवस्था क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, तो सब चीज हम इस पर डिस्कस करें। तो भारतवर्ष, सभा, समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, उपनिषद है। पुरुषार्थ, तो 4 पुरुषार्थ की बात करनी है। ऋण, जो 3 ऋण है उनकी बात करनी है, ऋषि, पितृ और देव ऋण। संस्कार, 16 संस्कारों की बात करनी है। यज्ञ है तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे वो वाजपेयी यज्ञ हो, पुरुषमेध यज्ञ हो, राजसू हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, होत्रेय यज्ञ हो। तो जितने भी प्रकार के यज्ञ हमारी संस्कृति में, उनकी भी हमें यहां पे बात करनी। गणराज, गणराज बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप देखोगे इस बार एमपीपीएससी सिलेबस में भी इसको जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया। तो गणराज्य की बात करेंगे कि आखिर में प्राचीन काल में जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जब मोनार्की थी, तो साथ साथ में कुछ रिपब्लिक स्टेट भी मिल रहे हैं, गणराज्य भी मिल रहे हैं, जिन्हें ओलिगार्की भी बोल देते हैं, कुलीन तंत्र जिसे हम कहते हैं। तो उस पर भी बात करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि महाजनपद काल में कितने गणराज्य हैं, मौर्य काल में कौन कौन से रिपब्लिक, लेटर मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल में कौन से गणराज्य, गुप्त काल में कौन से गणराज्य, हर्षवर्धन के टाइम पर कौन से गणराज्य। तो प्राचीन भारत के मेनली गणराज्य हमें इसमें पढ़ने, याद रखना। इन सब के अलावा अगर हम बात करेंगे तो और भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे जनपद है, तो जनपदों की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है वो जनपद है, जैसे कुरु जनपद, पांचाल जनपद, तो काशी है, ये सब जनपद है। इन सब की हम बात करें तो जनपदों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऋग्वैदिक जो कबीले थे, जो जन थे, वो उत्तर वैदिक काल में आके संयुक्त हो गए और उन्होंने जनपद का रूप ले लिया, जनपद कहलाए, इनकी बात करें। आपने कई बार उदाहरण भी सुने होंगे कि भरत और पुरु कबीला मिलके जो है कुरु जनपद का निर्माण करता है उत्तर वैदिक काल, या फिर तुर्बुफ और क्रीवी जन मिलके जो है उत्तर वैदिक काल में पांचाल जनपद का निर्माण करता है। तो ये जनपद के पीछे क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है,
इसके क्या आइडिया है, इससे रिलेटेड अगर कोई टर्म्स है तो वो हम सब यहां पे कवर करें। कर्म का सिद्धांत, तो कर्म कारण का सिद्धांत इस पर डिस्कस करेंगे। गीता में कर्म का सिद्धांत क्या है, उपनिषदों में कर्म का सिद्धांत क्या है, बौद्ध धर्म में कर्म क्या है, जैन धर्म में कर्म क्या है, तो कर्म का जो सिद्धांत है उस पर हम बात करेंगे। देखो एमपीपीएससी में भी अगर हम बात करेंगे ये सिलेबस। अगला दंड नीति, अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत। तो जब मैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं वहां पे कौटिल्य की दंड नीति, अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत है उस पर हम अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। इसके अलावा धर्म विजय, ये धर्म विजय का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। स्पेशली गुप्त काल में आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां राजा भूमि को ना जीतकर सामंतों को जीत रहे हैं, मतलब अपने साम्राज्य में जमीन नहीं मिला रहे हैं, बल्कि अधीनस्थ ज्यादा से ज्यादा राजा को तैयार कर रहे हैं। तो भूमि को जीतकर, भूमि को ना जीतकर राजा को जीतना धर्म विजय है। समुद्रगुप्त की जो नीति अगर हम बात करेंगे वो धर्म विजय से प्रेरित थी, याद रखना। तो ये धर्म विजय का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। स्तूप चैत्य विहार, जो बौद्ध आर्किटेक्चर है, स्तूप क्या होता है तो हम इस पर बात करेंगे भैया कि पहली बार इसका उल्लेख कहां मिला, बौद्ध धर्म में स्तूप के क्या मायने हैं, क्या मेदी होता है, क्या अंड होता है, क्या हर्मिका होता है, क्या वेदिका है, क्या प्रदक्षिणा पात है, क्या छत्र है, क्या तोरणदार है। और सांची स्तूप की बात करते हैं तो फाल भंजिका की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है सर वहां पर, तो हम इनकी बात करेंगे। चैत्य, तो बौद्धों के जो पूजा स्थल है उन्हें चैत्य कहते हैं, जिनमें भारत में, हिंदुस्तान के कुछ चैत्य बड़े प्रसिद्ध है, जिनमें महाराष्ट्र के कार्ले चैत्य आप दिमाग में रख सकते। सर बिहार, जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं वो बिहार है, तो भारत के प्रसिद्ध जो विहार है उनको अध्ययन करना है सर, प्राचीन काल से लेके आधुनिक समय तक के जो बौद्ध विहार है उन सब की हम बात करें। क्लियर है कि नहीं? इन सब के अलावा अगर हम बात करेंगे तो नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीन शैलियां दी हैं मंदिर निर्माण की, इन पर बात करनी है सर। उत्तर भारतीय जो मंदिर हैं सामान्यतः नागर स्टाइल में बने हैं, अगर ग्वालियर का तेली का मंदिर छोड़ दिया जाए तो। द्रविड़ स्टाइल, दक्षिण के ज्यादातर जो मंदिर है वो द्रविड़ स्टाइल में है, और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में आपको बेसर स्टाइल भी मिल जाएगा, जो चालुक्यों के टाइम पे फले फूले। तो ये जो स्टाइल है मंदिर निर्माण की, हमें इस पर बात करनी है सर, नागर हो या फिर द्रविड़ हो या बेसर स्टाइल। इन सब के अलावा बोधिसत्व, तीर्थंकर, बौद्ध धर्म में जो सिद्ध पुरुष है वो बोधिसत्व है, उस पर बात करना है, और जैन धर्म में जो सिद्ध पुरुष है वो तीर्थंकर है, उस पर हमको बात करना। अलवार, नयनार, जो वैष्णव संत हैं वो अलवार हैं, जो शैव संत हैं वो नयनार है, इन पर बात करनी है। श्रेणी व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें महाजनपद काल से आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में श्रेणी व्यवस्था एक देखने के लिए मिलेगी, तो श्रेणी व्यवस्था पे हमें बात करनी है। भूमि छिद्र विधान न्याय, ये क्या है, इस पर हमें बात करना है। कर, भोग, भाग, ये टैक्सेस है, इन पर हमें बात करनी है सर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सर, नेक्स्ट बिफ्टी क्या है, इस पर बात करनी है। स्त्री धन, स्मारक पत्र, अग्रहार, आईने देसाला, परगना, सहनाई मंडी, महलबाड़ी, हिंद स्वराज, वड़कित्ववाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, इनके अलावा खिलाफत, सुलह कुल, तुर्काने चहलगानी, वतन, वलूता, तकाबी, इक्ता, जजिया, जकात, मदद माश, अमरम, ये सब हमको जो टर्म्स है, जो कॉन्सेप्ट है इनके, जो कहीं ना कहीं जो आइडियाज है, जो विचार है, हमें उन सब पे बात करनी। इसके अलावा राय रेखो, जंगम दास, मदरसा मकतब, चौथ सरदेशमुखी, सराय, पौलीगार, जागीर, सरियत, दस्तूर, मनसब, देशमुख, नाडू या उर। इसके अलावा उलेमा, फरमान, सत्याग्रह, स्वदेशी, पुनः परिवर्तनवाद, संप्रदायवाद, प्राच्यवाद, प्राच्य निरंकुशतावाद, औद्योगिकरण, भारतीय पुनर्जागरण, आर्थिक अपवहन। इसके अलावा उपनिवेशवाद, परमोच्च शक्ति, द्विशासन तंत्र, संघवाद, उपयोगितावाद, फिल्टर सिद्धांत, अग्रवर्ती नीति, राज्यलोप सिद्धांत, सहायक संधि। क्लियर है कि नहीं? सुधर्मवाद, भूदान, पंचशील, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, हिंदू कोडविल हो, ऐतिहासिक पद्धतियां, साहित्यिक चोरी, इतिहास लेखन में आचार और नैतिकता। तो जितने भी ये हमारे सबके सब जो संकल्पना है, जो विचार हैं,
या जो शब्दावलियां हैं, चाहे फिर वो प्राचीन भारतीय इतिहास की हो, चाहे वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हो, चाहे वो आधुनिक भारतीय इतिहास की हो, या फिर जो 10वीं यूनिट है हमारी इतिहास दर्शन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज है, जो टर्म्स है, उन सबको हमें डिस्कस करना और सिलेबस में प्रॉपर तरीके से बताया गया, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इन सबको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित शब्दावलियां, विचार, अवधारणाएं सबकी सब हम क्लास में कंप्लीट करें। ऐसा ही सेम हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ करेंगे, ऐसा ही हम आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ करेंगे, और ऐसा ही कुछ जो 10वीं यूनिट में भारतीय दर्शन से संबंधित जो अवधारणा है, जो विचार हैं, जो शब्दावलियां हैं, उन पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप ये पहला पोर्शन समझ पाए। इनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ो और इतिहास दर्शन पढ़ो, मैक्सिमम तुम्हारे टर्म्स, कॉन्सेप्ट और जो आइडियाज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि हम पूरा 10 यूनिट पढ़ने के बाद फिर से हम एक बार अलग से आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, आइडियाज और जो टर्म्स हैं वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो इनके लिए परेशान नहीं हो। उपासना चौहान, हम बिल्कुल ठीक है, एमपीपीएससी लवर, सब ठीक है। अब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो यहां तक थोड़ी सी चीजें आप दिमाग में याद रखना। तो ये सब था पहले पोर्शन में। अगर हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक था, दिमाग में याद रखना, संकल्पनाएं, विचार और अवधियां। तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न और इतिहास दर्शन की जो संकल्पनाएं हैं, जो विचार हैं, जो शब्दावलियां हैं, वो इसमें दी गई हैं। तो जो विशेष दी गई हैं हम सिर्फ उन्हीं को अध्ययन करेंगे, याद रखना। दूसरा पोर्शन देखते हैं, जो यूनिट से हम उनकी बात करते हैं। 10 यूनिटें, इन 10 यूनिट में बात करना है हमको। देखिएगा, 10 यूनिट में जो पहली इकाई है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यूनिट 1। यूनिट 1 में अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो हिस्ट्री का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें, इतिहास की जानकारी के स्रोत, चाहे वो इतिहास के साहित्यिक जानकारी के स्रोत हो, चाहे वो इतिहास के पुरातात्विक जानकारी के स्रोत हो, और चाहे वो फॉरेन अकाउंट, जो विदेशी विवरण हैं, उनकी बात करें। मतलब लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो फॉरेन अकाउंट है, जो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन सबको स्टडी करना है। ये पहले पॉइंट में दिमाग में याद रख, वही सब। हालांकि इतिहास की जानकारी के स्रोत से संबंधित हमें इसमें थोड़ा डिटेलिंग करना पड़ेगा। कैसे एक्सकेवेशन होता है, पुरालेख विद्या क्या है, मुद्रा शास्त्र क्या है, तो जो एपिग्राफी है हम इसकी बात करेंगे। न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र क्या है, हम इस पर बात करेंगे। कार्बन डेटिंग क्या है। तो जितने भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जो रिलेटेड टर्म्स हैं, उन सब की हम बात करें, चाहे फिर वो एपिग्राफी हो, चाहे न्यूमिस्मेटिक यानी कि पुरालेख विद्या हो, या मुद्रा शास्त्र। तो अभी बस तुम इतना समझते हो कि ये पोर्शन में क्या है, बताओ जरा मुझे। इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। दूसरा देखो, यूनिट 1 में ही दूसरी चीज लिखा हुआ है, पशुचारण, खाद्य उत्पादन, नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग, अधिवासन, वितरण, औजार और विनिमय का ढांचा, पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, न्यूलिथिक एंड चैल्कोलिथिक फेज, सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, टूल्स एंड पैटर्न ऑफ एक्सचेंज। सर इसमें क्या है? मैं अगर बहुत शॉर्ट में बोलूं तो इसमें आपको स्टोन एज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टोन एज, पाषाण काल पढ़ना है, याद रखना इस चीज को। अब चाहे पाषाण काल में पूरा पाषाण काल हो, पैलियोलिथिक एज, चाहे मध्य पाषाण काल हो, मीजोलिथिक एज, और चाहे नव पाषाण काल हो, न्यूलिथिक एज। तो ये जो टॉपिक है हमें ये देखना। तो यूनिट 1 में एक तो हिस्ट्री का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का स्रोत, और दूसरा पाषाण काल। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, उद्भव, विस्तार, मुख्य स्थल, अधिवास का स्वरूप,
शिल्प, विशिष्टताएं, धर्म, समाज, राज्य शासन विधि, सिंधु घाटी सभ्यता का हिरास, आंतरिक और बाहरी व्यापार, भारत में प्रथम शहरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत सिंपल, अगर मैं आपको कहूं कि इस पोर्शन में क्या पढ़ना है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। चाहे फिर उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन हो, कैसे हुई, चाहे उसका धर्म हो, समाज हो, संस्कृति हो, प्रशासन हो, या फिर हम बात करें अर्थव्यवस्था हो, पतन कैसे हुआ उसका, भारत का पहला नगरीकरण हो, प्रमुख स्थल जो हड़प्पाई जो मेजर साइट है, तो वो जो सारा का सारा पोर्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके, वो हम इस पोर्शन में कंप्लीट करेंगे, याद रखो। मतलब यूनिट 1 में अभी तक आप देख चुके हो इतिहास की जानकारी का स्रोत। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो पाषाण काल, और तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। इन 3 टॉपिक के अलावा यूनिट 1 में अगला दिया हुआ है वैदिक और उत्तर वैदिक काल। बिल्कुल हिस्ट्री एकदम क्रम से चल रही है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो जो अगला टॉपिक है सर फर्स्ट यूनिट में, वो क्या है? ऋग्वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब इन कालों से संबंधित समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, वेद, वेदांग, उपनिषद, साहित्य, जो कुछ भी है सब कुछ हम इस पोर्शन में पढ़ने वाले, याद रखो। लेकिन ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के साथ साथ इस पोर्शन में एक और टॉपिक है महापाषाण काल। क्या है? दक्षिण भारत का महापाषाण काल, मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। तो जिस समय उत्तर भारत में वैदिक काल चल रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा है, उसी समय दक्षिण भारत में महापाषाणिक काल चल रहा है, मेगालिथिक एज चल रहा है। इस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी सर थोड़ी। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट यूनिट में इतिहास की जानकारी के स्रोत, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महापाषाण काल, और अगर हम बात करेंगे सर तो अगला आप देखिएगा सर, इसमें अगर इस टॉपिक की बात करूं तो मैं आपको बहुत सिंपली बता सकता हूं महाजनपद काल। इस टॉपिक में क्या है? महाजनपद काल। अब महाजनपद काल में 16 जो महाजनपद हैं, 10 गणराज्य हैं, कैसे महाजनपदों का उदय हुआ, दूसरा नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन, महाजनपद कालीन जो राजवंश है, चाहे फिर वो हर्यक वंश हो, चाहे फिर वो अगर हम बात करेंगे नागवंश हो, चाहे फिर वो नंद वंश हो, या फिर महाजनपद काल में जो नवीन धर्मों का उदय है, और स्पेशली 3 धर्म उन्होंने मेंशन किए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक सेक्ट, आजीवक संप्रदाय। तो महाजनपद काल में जो भी घटनाएं घट रही हैं, 16 महाजनपदों का निकलना हो, 10 गणराज्यों का निकलना हो, महाजनपद काल के जो राजवंश हो, या महाजनपद काल के जो नवीन धर्मों का उदय हो, चाहे वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, ये 3 तो मेजर हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। इन सबके अलावा अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी सी हम अगर देखोगे आप तो जो अन्य धर्म है, जो अन्य विचार हैं, जो अक्रियावाद है, जैसे अगर हम बात करें, उच्छेदवाद है अगर हम बात करें सर, तो ये जो अलग अलग और संप्रदाय निकले हैं उन पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, याद रखना सर। यूजीसी नेट और एमपीपीएससी सेट का सिलेबस सेम है क्या? मुस्कान, थोड़ा सा अंतर है। एमपीपीएससी सेट में अगर हम बात करेंगे तो लगभग एपी का सिलेबस आता है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री तुम्हारी बढ़ जाएगी, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है एमपी का पोर्शन बढ़ जाएगा। बाकी जो नेट का है पोर्शन वो रहने वाला है। 2 चीजें और बढ़ेंगी, वर्ल्ड हिस्ट्री और एमपी का पोर्शन। एमपी हिस्ट्री, एमपी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एमपी का पर्यटन, जनजातियां, ये जो एमपी का पोर्शन है सब कुछ हम इसमें देखें। अच्छी बात। यूनिट 1 में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलो देखो यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, तो यूनिट 1 में क्या क्या है? इतिहास की जानकारी का स्रोत, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महापाषाण काल, महाजनपद काल, ये यूनिट 1 में याद रखो। यूनिट 2 की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट 2 में अगर आप देखोगे ये लिखा हुआ है, इसमें एक तरीके से मैं बोल दूं तो ये हो जाएगा मौर्यन एरा, मौर्य काल। तो यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है वो मौर्य काल से, क्योंकि महाजनपद काल तक यूनिट 1 में दिया हुआ है। आगे यूनिट 2 में जो है पहला टॉपिक जो है वो मौर्य काल से रिलेटेड है, कैसे मौर्यों की उत्पत्ति हुई,
मौर्यों के सारे राजा, अशोक, अशोक का धम्म, उसकी नीतियां, उसके अभिलेख, अशोक के उत्तराधिकारी, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, धर्म, मौर्यों का पतन कैसे हुआ, मौर्यों के पतन में अशोक कहां तक जिम्मेदार है, अशोक की नीतियां कहां तक जिम्मेदार है। तो जो चीजें हम मौर्य काल में पढ़ते हैं उन्हीं को डिटेल में हमको जो है यूजीसी नेट की यूनिट 2 के पहले टॉपिक में पढ़ना, याद रखना सर इस चीज को। देखो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं, मैं यहां पे आपको आके सिलेबस पढ़ाना शुरू करूं उससे अच्छा है कि एक बार आप सिलेबस को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार सिलेबस समझ लोगे तो फिर कोई भी एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो हम आज से अगले 6, 7, 8 महीने तक हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में यूजीसी नेट में पढ़ने क्या वाले हैं वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। और एमपी में अगर हम बात करेंगे तो एमपी में नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी के स्पेशली एमपी पीएससी के बच्चों के लिए इससे अच्छा दूसरा विकल्प कोई नहीं, याद रखना सर इस चीज को। एपी सैलरी अच्छी, सम्मान बढ़िया, नौकरी बढ़िया। नेट निकालो सर, जेआरएफ हो गया सर, आपको तो स्कॉलरशिप ही मिलती रहेगी सर, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, पीएचडी करें सर। तो ये बहुत जरूरी है सर। और मध्य प्रदेश में एमपी अभी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर का उतना इस चीज को लेके अवेयरनेस भी नहीं है, तो कंपटीशन भी वैसा नहीं है। तो आप अगर थोड़ा अच्छे से करोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, याद रखना। चलो हम आगे देखते हैं सर। यूनिट 2 में अगर हम और बात करेंगे तो अगला देखो क्या लिखा हुआ है। इसे अगर हम बोले एक तरीके से तो मैं आपको मौर्योत्तर काल बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? मौर्योत्तर काल। यूनिट 2 में जो अगला टॉपिक है वो है लेटर मौर्यन पीरियड, याद रखो। लेटर मौर्यन पीरियड, मौर्यों के बाद जो काल है, जो देसी राज्य है, शुंग, सातवाहन, कण्व या कलिंग का खारवेल हो या वकाटक आगे आएंगे सर, तो ये सब देसी राज्य या विदेशी राज्य हो, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव, तो इन सबको हम स्टडी करेंगे सर, इसमें याद रखना। मौर्योत्तर काल में जो कला संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप देखोगे मौर्योत्तर काल में ही भारतीय मूर्ति कला की 3 शैलियां निकल के आई, गांधार, मथुरा, अमरावती, वो तीनों को पढ़ना है। मौर्योत्तर काल में समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, मौर्योत्तर काल में जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जो धर्म में परिवर्तन हो रहा है, वर्ण संकर जातियों में वृद्धि होने लगेगी मौर्योत्तर काल में, तो सब पढ़ेंगे हम, याद रखना। तो पूरा का पूरा इसमें मौर्योत्तर काल भी देखना, ये भी दिमाग में याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गुप्त और वकाटक युग, ये दिमाग में याद रखो। अगला जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट में वो पूरा गुप्त काल है, और वकाटक जो वंश है वो हमें पढ़ना है। गुप्तों की कैसे उत्पत्ति हुई, प्रमुख गुप्त राजा, उनकी जानकारी, इतिहास की जानकारी के स्रोत, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हो या वकाटक वंश हो या गुप्तकालीन कला संस्कृति हो, समाज हो, धर्म हो, अर्थव्यवस्था हो, साहित्य हो, इन सब पे हम बात करेंगे सर इस टॉपिक में, याद रखना। इन सब के अलावा अगर हम बात करेंगे इसी में यूनिट 2 में ही आंध्र प्रदेश के या आंध्र देश की 2 डायनेस्टी है, चाहे वो सालांक्यायन हो या विष्णुकुंडिन वंश हो, ये 2 डायनेस्टी भी सर इसमें स्पेशली दिया गया, याद रखना। सर अभी शर्मा सर डेप्थ में रहेगा सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल नेट जेआरएफ के लिए रहेगा, याद रखना। मैं आपको बोल रहा हूं 90% क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हम जो पढ़ेंगे वहां से फंसेगा, याद रखना। हो सकता है आपको सुनने में अतिशयोक्ति लग रही हो, लेकिन हां इतना होगा, याद रखो इस चीज को। विनय, अभी तो बिल्कुल लग रहा है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कंटिन्यू आएंगी, और उसके लिए हमें प्री प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब एकदम से आ जाएंगी तो आप फिर उस टाइम कुछ नहीं कर पाए। तो हमें अभी से ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं उनके प्रीलिम्स में काम आएगा, अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं उनका हिस्ट्री सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करके चलेंगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं सर, देखिएगा। इसके बाद अगली जो तीसरी यूनिट है
इसमें क्षेत्रीय राज्य है, जो रीजनल स्टेट हैं, हम उनकी बात करेंगे, याद रखो। चाहे वो दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्य हो, गंग, कदंब या पश्चिम और पूर्वी चालुक्य वंश हो, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, काकतीय, होयसल, यादव डायनेस्टी। तो दक्षिण भारत के जो रीजनल स्टेट है वो हमें इसमें पढ़ना है। दक्षिण भारत में साम्राज्य हो, पल्लव, चेर, चोल, पांड्य, इन्हें भी हमें इसी में डिस्कस करना है, क्षेत्रीय राज्यों। सर इसमें फर्स्ट पेपर भी कंप्लीट होगा। अभी शर्मा, हम जो नेट जेआरएफ लेके आए हैं उसमें सेकेंड पेपर भी है और फर्स्ट पेपर भी है, दोनों चीजें सर याद रखें। अभी हम बाद में सिलेबस की जो फीस है उस पर भी हम बात कर लेंगे, आपको बता दूंगा मैं। अनु ठाकुर अभी हाथ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। चलो देखो, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पूर्वी भारत में जो राज्य हैं, जैसे बंगाल के पाल और सेन, कामरूप असम के बर्मन डायनेस्टी, उड़ीसा की भौमाकार और सोमवंशी डायनेस्टी, तो हमें यह सब पढ़ना है। या पश्चिम भारत के क्षेत्रीय राज्य हों, जैसे बल्लवी के मैत्रक गुजरात में, या गुजरात के चालुक्य, तो ये हमें बात करनी। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूंगा तो प्राचीन भारत के जो क्षेत्रीय राज्य हैं, चाहे फिर वो दक्षिण भारत के हों, चाहे फिर वो पूर्वी भारत के हों, चाहे फिर वो पश्चिमी भारत के हों, और देखो इधर लिखा है चाहे फिर वो उत्तरी भारत के हों, जैसे गुर्जर प्रत्याहार, कलचुरी, चेदी, गहड़वाल, परमार, ये सब हमें डिस्कस करना, याद रखना। साथ ही में ये जो क्षेत्रीय राज्य हैं, ये प्राचीन भारत खत्म हो रहा है और मध्यकाल स्टार्ट होने से पहले की घटना है। इसको हम इतिहास में बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, प्री मिडाइवल एरा। तो पूर्व मध्यकाल का या प्रारंभिक मध्यकाल की जो प्रशासन है, राजनीति है, राजतंत्र है, या हम समाज बोले, या हम अर्थव्यवस्था बोलें, या कला संस्कृति बोलें, ये सारा का सारा हम यूनिट 3 में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले, याद रखो। इन सबके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस काल में जो मैंने आपको बताया था, कृषि, अर्थव्यवस्था वगैरह कुछ भी हो, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि पूर्व मध्यकाल का चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, ये सब कुछ जो है हम यूनिट 3 में ही डिस्कस करेंगे। सब कुछ लिखा हुआ, याद रखो। देखो, क्योंकि इसी टाइम पे आप देखोगे कहीं ना कहीं, जी, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में याद रखना ना, क्योंकि इसी टाइम पे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, शंकर, माधव, रामानुजाचार्य जैसे लोग निकल के आएंगे, तो हमें उन सब पर बात करनी, याद रखनी। क्योंकि इसी टाइम पर आप देखोगे शैव धर्म एकदम उरूज पर आएगा, वैष्णव धर्म एकदम उरूज पर आएगा, तो हमें ये सब इसी यूनिट 3 में क्या करना है, डिस्कस करना है। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे फिर वो समाज से लेकर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से लेकर हो, सब कुछ जो है हमें इसी में समाप्त करना है, देखना। तो यहां तक आप ये थोड़ा समझ लीजिए। मतलब 10 यूनिट में फिर जो पहली 3 यूनिट थी वो प्राचीन भारत से संबंधित थी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। उसमें तुम्हारा इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत थे। पाषाण काल था, सिंधु घाटी सभ्यता था, वैदिक सभ्यता था, महापाषाण काल था, महाजनपद काल था, मौर्य काल था, मौर्योत्तर काल था। इसके अलावा हम बात करें गुप्त काल, वकाटक, हर्षवर्धन। अगर हम और बात करेंगे तो फिर उत्तर भारत के, पश्चिम भारत के, दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के जो रीजनल स्टेट है, जो क्षेत्रीय राज्य हैं, जो लोकल स्टेट है, उनकी बात की थी हम। और फिर इस काल का जो समाज, धर्म, संस्कृति, जो भी चीजें सब हम बात करेंगे, चाहे फिर वो भक्ति आंदोलन। तो पहली 3 यूनिट प्राचीन भारत। यूनिट 4 की अगर हम बात करेंगे तो यहां से अब मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगली यूनिट 4, 5 और 6, अगली 3 यूनिट में जो है मिडिवल हिस्ट्री मिलने वाली है आपको। और यूनिट 4 का जो पहला टॉपिक है, देखो वही लिखा हुआ है। जैसे यूनिट 1 का पहला टॉपिक क्या था, प्राचीन भारत का जानकारी का स्रोत, ऐसे यूनिट 4 का जो पहला टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत की जानकारी का स्रोत, याद रखना। चाहे फिर वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, पुरातात्विक जानकारी का स्रोत, चाहे फिर वो लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, साहित्यिक जानकारी का स्रोत, और चाहे फिर वो फॉरेन अकाउंट हो, जिनमें विदेशी यात्री, फारसी, अरबी, जितने भी हम सबकी बात करेंगे।
विनय मैं अभी आपको बताता हूं सारा कुछ, एक बार सिलेबस पता कर लो, फिर मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा, कैसे नोट्स मिलेंगे, कैसी पीडीएफ मिलेंगी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सब कुछ पर हम बात करेंगे, है ना। बस थोड़ी समय दे दे आप मुझे। यूनिट 4 के बाद अगर हम बात करेंगे, यूनिट 5 में देखो लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत, गौरी तुर्क, खलजी तुगलक, सैयद लोदी, इन सब का जो इतिहास है वो हमें पढ़ना है सर। इसमें मतलब इसमें हम कहीं ना कहीं राइज ऑफ इस्लाम से लेके, इस्लाम के उदय से लेके अगर मैं बात करूं आपको, तो कहां तक पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत का जो डिक्लाइन है, जो पतन है, वहां तक की हमें इसमें बात करनी, याद रखो। कैसे इस्लाम का उदय हुआ, कैसे इस्लाम का प्रसार हुआ, और इसी क्रम में पहली बार अरब सिंध को जीतेंगे। अरबों के बाद तुर्क भारत में कैसे आए, तुर्कों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दिल्ली सल्तनत के फिर गुलाम वंश हो, या हम बात करें गुलाम वंश के बाद चाहे फिर वो खिलजी वंश हो, चाहे अगर हम खिलजी वंश के बाद अगर हम बात करेंगे तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोदी वंश हो, जो दिल्ली सल्तनत का पूरा हिस्ट्री हम वो पहले टॉपिक में कवर करेंगे, याद रखना। इस्लाम के उदय से लेकर दिल्ली सल्तनत के पतन तक, उनका प्रशासन, उनका समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका धर्म, सब कुछ यहां पे कवर करें। इसके अलावा मुगल साम्राज्य की नींव बाबर, हुमायूं, और इसी बीच में सूर्यवंश आ गया, फिर अकबर, औरंगजेब, और एकदम लास्ट मुगल साम्राज्य का पतन। दिल्ली सल्तनत के बाद मध्यकाल में, जैसा कि आप जानते हो, मुगल वंश की स्थापना करेगा, और मुगल वंश में जो प्रमुख राजा हुए बाबर, हुमायूं, और हुमायूं के बीच में कुछ समय के लिए जो 15 साल का जो सूर्यवंश आता है उसकी हम बात करें, और उसके बाद फिर से अकबर, औरंगजेब की डेथ तक, जब तक मुगल साम्राज्य का पतन नहीं हो जाएगा तब तक हम यहां पे बात करेंगे सर। चौथी यूनिट में बात चल रही। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो चौथी यूनिट में ही उत्तर मुगल कालीन, मुगल काल याद रखना, जो लेटर मुगल पीरियड, औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह हुए हैं उन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपने सुना होगा, चाहे फिर वो बहादुर शाह प्रथम हो, जहांदार शाह हो, या फर्रुखसियर हो, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, जितने भी उत्तर मुगल काल में जो मुगल शासक हुए हैं वो काल सारा का सारा हम यहां पे डिस्कस करेंगे चौथी यूनिट। इसी यूनिट में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे सर। देखिएगा तो विजयनगर साम्राज्य इसी समय निकल के आ रहा है दक्षिण भारत में, उसमें हम बात करेंगे। इसी समय बहमनी साम्राज्य का उदय हो रहा है, हम इसकी बात करेंगे। बहमनी साम्राज्य का विखंडन के बाद जो गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, जो 5 अलग क्षेत्रीय राज्य निकल के आ रहा है, मैं उनकी भी बात करना। बहमनी के पतन के बाद जो राज्य निकल रहे हैं वो तो है ही, इनके अलावा इसी समय पूर्वी गंग डायनेस्टी और सूर्यवंशी गजपति भी आपको दक्षिण भारत और उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे, उन सब पर भी हमें यहां पे बात करनी, याद रखो। तो ये कहीं ना कहीं यूनिट 4 में ही चल रहा है। आप देखो, मराठों का उत्थान, शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना, पेशवाओं के अधीन उसका विस्तार, मुगल मराठों के संबंध, मराठा राज संघ या मराठों के पतन के कारण, ये सब कुछ हम इसी में बात करने वाले हैं। राइज ऑफ मराठाओं, कैसे मराठों का उदय हुआ, क्या कारण रहे मराठाओं के उदय में, कौन कौन से फैक्टर ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, शिवाजी के द्वारा स्वराज की स्थापना हो, और स्वराज का कॉन्सेप्ट में भी दिया हुआ, याद रखना। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य कैसे फैला, मुगलों के मराठों के संबंध कैसे थे, फिर मराठा राज्य संघ, जब पेशवाओं का पतन हो गया तो आपने देखा था, जब पेशवा बाजीराव प्रथम थे तो उन्होंने होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, इन सबको मिला के एक मराठा संघ की स्थापना की थी। और मराठा संघ का पतन कैसे हुआ, यानी एंग्लो मराठा वॉर तक की हम इसमें बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? इन सब के अलावा अगर हम बात करेंगे, अगला यूनिट है 5। चलो तो ये थोड़ा सा दिमाग में आता। तो चौथी यूनिट में अगर आप देखोगे, दिल्ली सल्तनत काल था, इस्लाम के उदय से लेके मुगल काल था, यहीं पे सूर्यवंश देखा, उत्तर मुगल काल भी आपने यहीं पे देखा, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद जो बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर निकल के आ रहे हैं वो हो। इन सब के अलावा अगर हम बात करेंगे
तो जो कुछ छोटे छोटे राज्य थे दक्षिण में, हम उनकी भी मराठों का उदय कैसे हुआ, मुगलों के साथ मराठों के संबंध थे, पेशवाओं के अधीन मराठों का विस्तार हो, या मराठा परिसंघ व्यवस्था क्या है, इस पर हम बात करेंगे, और मराठों का पतन कैसे हो गया, यहां तक कि हम सारी डिस्कस करेंगे। यूनिट 4। यूनिट 5 की अगर हम बात करेंगे तो इसे थोड़ा सा सर समझिएगा, देखिएगा। यूनिट 5 अगर आप देखोगे तो प्रशासन से रिलेटेड है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रशासन से रिलेटेड है, याद रखो। सल्तनत काल का प्रशासन हो, शेरशाह सूरी का प्रशासन हो, मुगल काल का प्रशासन हो, सब कुछ, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, सब कुछ इसमें दिया हुआ। दक्षिण में प्रशासनिक प्रणालियां हो, विजयनगर साम्राज्य में, बहमनी साम्राज्य में। मराठों का प्रशासन हो, स्पेशली अष्टप्रधान पढ़ना है हमें यहां पे। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधी समस्याएं, जो बॉर्डर पॉलिसीज है, उन पे बात करना है, दिल्ली और मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में। इसके अलावा सल्तनत और मुगलों के शासन में अंतरराज्य संबंध, ये सब हमको देखना है सर थोड़ा सा। भाई मुगलों के राजपूतों के साथ क्या संबंधित थे, दिल्ली सुल्तानों के राजपूतों के साथ कैसे संबंधित थे, या क्षेत्रीय राजाओं के साथ कैसे संबंध थे, सारी की सारी बातें डिस्कस कर। तो अगर आपने ध्यान से देखा, यूनिट 4 में मध्यकालीन इतिहास है, यूनिट 5 में मध्यकालीन इतिहास का राजनीतिक व्यवस्था यानी कि प्रशासन है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो, चाहे वो मुगलों का हो, चाहे फिर वो मराठों का हो, विजयनगर बहमनी साम्राज्य का हो, दक्षिण भारत की क्षेत्रीय राज्यों का प्रशासन हो, सबका सब इसमें। इसी के साथ याद रखना, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के समय पे जो बॉर्डर पॉलिसीज हैं उन पर भी बात की गई है, अंतरराज्य संबंध है उन पर भी बात की गई है। तो ये सब हमको देखना है किसमें, यूनिट 5 में। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, मध्यकाल ही चल रहा है एक तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखो इसी में अर्थव्यवस्था भी है, यूनिट 5 में ही क्या है, मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था भी, याद रखो सर इस चीज को। तो प्रशासन और अर्थव्यवस्था, ये दो चीज दे रखी है हमें यूनिट 5 में, वो भी किसकी, मध्यकालीन भारत की। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत अलग नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सर, अलग नहीं है। अगर मैं एक लाइन में ऐसे बोल दूं, प्राचीन पूरा भारतीय इतिहास और उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कला संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, फिर मैं बोल दूं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसका समाज, उसकी राजनीति, उसका अर्थव्यवस्था, उसकी कला संस्कृति, उसका धर्म, फिर मैं आधुनिक भारतीय इतिहास बोल दूं, तो बिल्कुल यही सब है इसमें, अलग से कुछ भी नहीं है। देखो यूनिट 6 में समाज और संस्कृति है, यूनिट 5 में प्रशासन और अर्थव्यवस्था था मध्यकाल का, यूनिट 6 में मध्यकाल का समाज और संस्कृति है। सूफी आंदोलन हो, भक्ति आंदोलन हो, अगर हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मध्यकालीन युग के संत हो, उत्तर और दक्षिण के संत हो, समाज, राजनीति, धार्मिक जीवन पर उनका प्रभाव, मध्यकालीन भारत की स्त्री पंथ संत हो, या फिर सिख आंदोलन, गुरु नानक देव, उनकी शिक्षाएं, प्रथाएं, आदि ग्रंथ खालसा, मतलब मध्यकालीन भारत की समाज संस्कृति इसमें आपको पढ़नी होगी, याद रखना। समाज संस्कृति और समाज का हिस्सा होता है धर्म, तो वो भी आपको इसी में देखना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखो लिखा है सामाजिक वर्गीकरण, वही सारी चीजें, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। मध्यकालीन समाज की स्त्रियों की दशा कैसी है, ग्रामीण समाज कैसे है, राजपूत समाज कैसा है, शासक वर्ग कैसा है, सारी की सारी वही चीज। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। शिक्षा, ललित कलाएं, देखो कला संस्कृति, इंडो इस्लामिक शैली जो इस समय निकल के आएगी, तो सब कुछ हम किस में पढ़ने वाले हैं, यूनिट जो है 6 में, याद रखना। तो देखो मैंने क्या बोला, यूनिट 4 में मध्यकाल का राजनीतिक जीवन, यूनिट 5 में मध्यकाल का प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था, यूनिट 6 की अगर हम बात करेंगे तो मध्यकाल का समाज, धर्म, कला और संस्कृति। कुछ भी अलग से नहीं है, बस हमें डेप्थ में पढ़ना है, सिलेबस समझना बहुत आसान है, याद रखना, नेट जेआरएफ।
यूनिट 7 की बात करेंगे तो अब यहां से तुम्हारा आधुनिक भारत इतिहास स्टार्ट हो गया है, और आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम पहले टॉपिक में कवर करेंगे, जैसा कि हमने देखा यूनिट 1 में प्राचीन भारतीय इतिहास का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिट 4 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जानकारी का स्रोत, और यूनिट 7 में आधुनिक भारतीय इतिहास का जानकारी का स्रोत। साथ ही में ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर 16 to 18th सेंचुरी एडी। भारत में यूरोपीय व्यापारी, चाहे फिर वो पुर्तगालियों का आना हो, डचों का आना हो, फ्रांसीसियों का आना हो, ब्रिटिश का आना हो, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, हम इसी यूनिट 7 में बात करेंगे। याद रखना कि कैसे अंग्रेजों का उत्थान हुआ 16 से 18वीं शताब्दी के मध्य, जो यूरोपीय व्यापारी आ रहे हैं, चाहे फिर वो पोर्टुगीज हो, चाहे फिर वो डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, ये सारी की सारी हम यूनिट 7 में स्टडी करने वाले हैं। मतलब यूनिट 7 में एक देखा मॉडर्न आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत, और दूसरा टॉपिक देखा यूरोपीय कंपनियों का आगमन और अंग्रेजों का उदय। बात समझ में आए कि नहीं? तो इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। सर मेंस के साथ नेट का सिलेबस कवर नहीं होगा काफी हद तक, आशुतोष तिवारी, काफी हद तक, लेकिन हमें थोड़ा सिर्फ मेंस पर डिपेंड होकर नेट हमारा क्वालिफाई नहीं होगा। हां, अगर हम नेट का सिलेबस कंप्लीट कर ले तो काफी हद तक हमारा मेंस जरूर कंप्लीट हो जाएगा। करिश्मा कुमार सिंह सर, आप कृष्ण कुमार सिंह सर जी, आपको हर बार हाथ में ही क्यों लगती है? क्या करें यार, अगली बार पैर में लगा के आऊंगा, ठीक है। चलो अगला देखो सर, नेक्स्ट। इसी में हमें भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, डोमिनियन की स्थापना और विस्तार, कैसे अंग्रेज भारत को जीतते हुए जा रहे हैं, भारतीय जो क्षेत्रीय राज्य थे उनको जीत रहे हैं, वो हमें सब इसमें पढ़ना है। भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, चाहे फिर वो बंगाल अंग्रेज हो, चाहे वो अवध और अंग्रेजों के बीच संबंध हो, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, ये सब हमें बात करनी है। मतलब सबसे पहले आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत, फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी, यूरोपीयों का भारत में आगमन, फिर अंग्रेज कैसे सारी यूरोपीय कंपनियों में बढ़त बना गए, फिर अंग्रेजों ने कैसे कैसे भारतीय राज्यों को जीता, यहां तक हमने बात कर ली। और अंग्रेजों ने जीत लिया तो फिर उन्होंने कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक, कुछ प्रशासनिक नीतियां हम पे लागू करी और उनसे हम परेशान हो गए, तो फिर हमने 1857 का क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो 1857 का विद्रोह, कारण उसकी प्रकृति, उसका प्रभाव, मतलब कॉजेस, नेचर एंड इंपैक्ट, तो ये हमें बात करनी। इसके अलावा कंपनी और ताज का प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास, मतलब जो धीरे धीरे अदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे हैं अंग्रेजों की तरफ, चाहे 1773 का हो, 1784 का हो, 92 का हो, क्लियर है कि नहीं, तो 1909 का हो, 19 का हो, 35 का हो, तो जितने भी एक्ट आए हैं सर, वो सारे के सारे हमें यहां पे डिस्कस करना है। कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विस, न्यायतंत्र, पुलिस, सेना, ताज के अधीन रजवाड़ों और रियासतों में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति, सब हमें डिस्कस करना कि ब्रिटिश कंपनी के अधीन उनका जुडिशरी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, उनका पुलिस, उनका सेना, और जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उनके साथ क्राउन के संबंध कैसे थे, ये सारी के सारे हमें यहां पे बात कर, क्या नीतियां थी, क्या पॉलिसीज थी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 1909 टू 1935, ये सब हमें बात करनी। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी अलग नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री ही हम पढ़ते जा रहे हैं सर, बस हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, उनके सारे कॉन्सेप्ट लेने पड़ेंगे, हमें उनके आइडियाज पढ़ने पड़ेंगे, हमें उनकी जो है टर्मिनोलॉजी सारी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल हो, चाहे फिर वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे रिलीजियस, सब कुछ हमें कंप्लीट करना है। यूनिट 8 की अगर हम बात करेंगे, ये भी आधुनिक भारत से संबंधित है। इसमें देखो उपनिवेशी अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा, जो कॉलोनियल इकोनॉमी है जिसमें किस तरीके से हमारा ट्रेड, कैसे भारतीय वस्तुओं के
एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, कैसे विदेशी वस्तुओं पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही है, और हमारा किस तरीके से सारा का सारा जो कुटीर उद्योग है वो कोलैप्स हो जा रहा है, वो सब हम यहां पे डिस्कस करने वाले। अंग्रेजों के दिन कृषि का विस्तार, वाणिज्यीकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमिहीन, श्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था। एमपीपीएससी में भी आप एक टॉपिक पढ़ते हो सर, अंग्रेजों के शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसको बस बहुत डिटेल में पढ़ना है यहां पे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यूनिट 8 में उद्योगों का ह्रास, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियां, आप देखोगे भैया हमारा कुटीर उद्योग इतना ज्यादा जो है कोलैप्स कर गया कि हमारे जो कारीगर थे वो सारा का सारा जो है इस सेक्टर से निकल के कृषि की ओर चले जाएंगे, वो हम बात करेंगे सर यहां पे। बी शहरीकरण याद रखना सर, ये थोड़ा सा दिमाग में बात करें, डी अर्बनाइजेशन, विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था, यानी कि विश्व युद्ध और उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सब हमें यहां पे बात करना। ब्रिटिश औद्योगिक नीति, मुख्य आधुनिक उद्योग, कारखाना कानून का स्वरूप, श्रम और मजदूर संघ आंदोलन। ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है स्पेशली काय के लिए, जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उनके लिए, जो कारखाना कानून है उसके लिए, जो श्रम मजदूर और इनके लिए होने वाले आंदोलन, ये सब हमें यहां पे बात करनी, याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, चाहे अंग्रेजों की मौद्रिक नीति हो, आधुनिक बैंकिंग आना हो भारत में, मुद्रा हो, याद रखना प्रिंटिंग प्रेस, विनिमय हो, मोड ऑफ एक्सचेंज, रेलवे हो, सड़क परिवहन, संचार, डाक, टेलीग्राफ, सब दिमाग में याद रखो। अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की विकास किया, भारत में किस तरीके से मुद्रा का विकास किया, इसके समय इनके समय जो मोड ऑफ एक्सचेंज है, जो विनिमय का माध्यम है, वो क्या है, सड़क परिवहन का कैसे विकास कर रहे हैं, पोस्टल सिस्टम हो, टेलीग्राफ हो, इन सब का जो अंग्रेजों ने विकास किया, हमें उस पर बात करनी है। साथ ही में अंग्रेजों के टाइम पर कुछ नए नगरों का, कुछ न्यू अर्बन सेंटर्स का राइज हुआ है, वो भी हमें इसमें पढ़ना है सर। जैसे अंग्रेजों ने कलकत्ता का उदय किया सर, अंग्रेजों ने बॉम्बे का उदय किया, अंग्रेजों ने मद्रास का उदय किया, तो हमें इन सब पर भी बात करनी है कि भले ही डी अर्बनाइजेशन हुआ ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से, लेकिन कुछ सेंटर जो है, कुछ सेंटर्स को उन्होंने नगरों में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, वो सब बात करना है। इसके अलावा अकाल हो, महामारी हो, सरकारी नीति हो, अंग्रेजों के टाइम पर अकाल महामारी और उसको लेकर जो ब्रिटिश पॉलिसी है उस पर बात करना। और फिर इन सब जो उनकी नीतियां अंग्रेजों की, उसकी वजह से जो भारत में ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट हो रहे हैं, जो जनजातीय और किसान आंदोलन हो रहे हैं, ये सब भी हम किस में डिस्कस करेंगे, 8वीं यूनिट में डिस्कस करेंगे, तो ये सब दिमाग में याद रखना। संक्रमण काल में भारतीय समाज, ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखो। ईसाई धर्म से संपर्क हो, ईसाई मिशनरी, भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रथा और धार्मिक धारणाओं का समालोचना, शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियां। बहुत सिंपल, ब्रिटिश साथ में आए, पश्चिमी जब आए तो अपने साथ जो है अपने विचार, अपना धर्म, अपनी शिक्षा भी लेके आए, और उस वजह से किस तरीके से भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था, जो हमारी प्रथाएं हैं, उनको किस तरीके से इन सारी चीजों ने प्रभावित किया, वो हम सब यहां पे डिस्कस करेंगे। नई शिक्षा नीति अंग्रेजों की, सरकारी नीति, स्तर और विषय वस्तु अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि, आधुनिकतावाद की ओर। अंग्रेजों ने भारत में जो अंग्रेजी भाषा लेके आए, जो विज्ञान लेके आए, जो टेक्नोलॉजी लेके आए, जो लोक स्वास्थ्य, जो औषधि, आधुनिकतावाद, तो ये सारी चीजों पे हमें बात करनी है, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत कुछ छीना तो हमको बहुत कुछ दिया भी, चाहे फिर वो संचार और यातायात से संबंधित हो, चाहे वो विज्ञान से, प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, चाहे वो भाषा साहित्य से संबंधित हो, चाहे फिर वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हो, तो हमें वो सारी बातों पर डिस्कस करना है। और ये हम आमतौर पर जब तुम पीएससी यूपीएससी करते हो तो उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ते हो, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हो, बस यहां पे हमें थोड़ा डिटेल में लेके जाना है। तो बस मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस सेशन का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि भैया नेट जेआरएफ में कोई अलग सी चीज नहीं है, वही सारे टॉपिक हैं जो तुम पीएससी यूपीएससी में पढ़ते हो, बस यहां पे उनके कॉन्सेप्ट, उनके आइडियाज, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनके राजनीति, उनका प्रशासन, उनका समाज, उनका धर्म,
उनकी कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सब कुछ को डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा गहराई से अध्ययन करना है। इंडियन रेनेसा इसी में दिया हुआ है, देखो सर आप। महिलाओं के संगठन जो है, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं अंग्रेजों के टाइम पर, वो हम बात करेंगे। स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान और संवैधानिक स्थितियां, क्या क्या अधिकार दिए महिलाओं को, बच्चों को, ये सब हम इसमें बात करेंगे। हम वैसे भी ये सारी चीजें पढ़ते ही पढ़ते हैं, याद रखो सर इस चीज को। तो ये सब प्रिंटिंग प्रेस है, पत्रकारिता संबंधी गतिविधियां तथा लोकमत, कुछ भी अलग नहीं है। भारतीय भाषाओं और साहित्यिक विधाओं का आधुनिकीकरण, चित्रकारी, संगीत और प्रदर्शन कलाओं का पुनर्स्थापन। आपको पता है जब इंडियन रेनेसा आया तो उसमें एक नई चीज ये हुई कि दोबारा से जो है हमारा संगीत, हमारी चित्रकारी, हमारी कलाओं की क्या हुई, पुनर्स्थापना हुई। तो हमें सब कुछ फिर से पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यूनिट 9, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। देखो सर लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का सामाजिक और आर्थिक आधार, कि भैया जो भारत में राष्ट्रवाद निकल के आ रहा है उसमें समाज ने किस प्रकार से भूमिका निभाई, अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार से भूमिका निभाई। भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म हो, भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत हो, कार्यक्रम हो, 1885 से 1920 के जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता हैं, स्वाग्रही राष्ट्रवादी हैं, आंदोलनकारी, उन सबको यहां पे डिस्कस करना यूनिट 9। यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस के प्रोग्राम, उनके कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं वो सारे के साथ, जो अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस हैं, वो सब हमें डिस्कस करना है। इसी में आपके मॉडरेट्स आ जाएंगे, उदारवादी, इसी में आपके जो है एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे, उग्रवादी। जब तक गांधी जी नहीं आ रहे तब तक यहां तक हमें यहीं पे बात करनी, यूनिट 9। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्वदेशी और स्वराज आंदोलन, आपको पता है बंगाल विभाजन के बाद भारत में एक नई चीज जोर पकड़ना स्टार्ट कर दिया, स्वदेशी और स्वराज, उस पर हम बात करेंगे। गांधीवादी जन आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, INA, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी, कुछ भी अलग नहीं है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। हम अभी भी पढ़ते हैं मिडिल क्लास ने क्या रोल प्ले किया नेशनल मूवमेंट, महिलाओं का क्या रोल रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, ये हम वैसे भी पढ़ते हैं सर, UPSC और PSC। तो बस सिलेबस को इतना ज्यादा उन्होंने बहुत इलेबोरेट कर दिया है, बहुत ऐसे दिखाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम पढ़ते नहीं हो, तुम थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के निकल जाते हो। इस बार हमें थोड़ी गहराई में गोता लगाना है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आदित्य गौर, नेट का सिलेबस अगर आप कर लोगे तो MPPSC का तो हिस्ट्री बहुत आराम से ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमें डेप्थ में पढ़ना होगा, ठीक है कि नहीं? वामपंथी राजनीति हो, दलित वर्ग के आंदोलन, जो रिप्रेस क्लास मूवमेंट है, हम आप पढ़ते हो सर, चाहे फिर वो मंदिर प्रवेश आंदोलन हो, चाहे अंबेडकर साहब के आंदोलन हो, ये सारे के सारे हम इसमें पढ़ेंगे। सांप्रदायिक राजनीति हो, अंग्रेजों की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, फिर कांग्रेस ने कहां तक संप्रदायवाद को बढ़ाया, मुस्लिम लीग ने कहां तक संप्रदायवाद को बढ़ाया, ये सब हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की उत्पत्ति, देखिएगा स्वतंत्रता और विभाजन की, और लास्ट में हम कैसे आजाद हुए, कैसे बट गए, उन पे भी बात करना है। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात भारत क्या सीन है, जैसे विभाजन की चुनौतियां, कि भाई जो हमारा डिवीजन हो रहा है उसमें क्या क्या समस्या आ रही है, जो डिवाइडेशन पार्टीशन में, भारतीय रजवाड़ों की रियासतों का एकीकरण, कश्मीर हैदराबाद जूनागढ़, जो कश्मीर हैदराबाद जूनागढ़ जो रियासतें थी उनकी क्या समस्याएं थी, किस तरीके से इनको शामिल किया गया था, हमें बात करनी। अभी भी आप पढ़ते हो फॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस में, UPSC और PSC, बस यहां पर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। इसके अलावा BR अंबेडकर, भारतीय संविधान का निर्माण, इनकी विशेषताएं, अधिकारी वर्ग का ढांचा, हमें यह बात करनी है, नई शिक्षा नीति पर बात करनी है, आर्थिक नीतियां, नियोजन प्रक्रिया, विकास विस्थापन, जनजातीय मुद्दे, ये सब कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमें पढ़ना है। अधिकारी वर्ग का ढांचा हो, चाहे फिर राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हो, केंद्र राज्य संबंध हो, आप वैसे भी पढ़ते हो आफ्टर इंडिपेंडेंस में ये सारी चीजें। स्वतंत्रता पश्चात भारत में विदेश नीति संबंधी पहल, पंचशील समझौता, आपकी अवधारणा में भी पंचशील डला हुआ था, मैंने आपको पहला पोर्शन जब बताया था। भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, आपातकाल, उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण, वैश्वीकरण,
ये सारी चीजें जो है वो हमें सब कुछ डिस्कस करनी है। मतलब पहली 3 यूनिट, यूनिट 1, 2, 3 में प्राचीन भारत, 4, 5, 6 में मध्यकालीन भारत, 7, 8, 9 में आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के साथ साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि आधुनिक भारत में ही आता है। और यूनिट 10 में आपको पहले ही बता चुका हूं सर, इसमें इतिहास दर्शन है, याद रखना सर। अब इतिहास दर्शन के अंतर्गत क्या क्या है वो सब हमें बात करनी है, चाहे ऐतिहासिक प्रणालियां हो, शोध हो, रिसर्च, कार्य प्रणालियां हो, मेथोडोलॉजी, या इतिहास लेखन हिस्टोरियोग्राफी हो। मार्क्सवादी इतिहासकार क्या है, कम्युनिस्ट। राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन से हैं, साम्राज्यवादी कौन से हैं, सबाल्टर्न कौन से हैं। तो सारी की सारी जो इतिहास को लेके जो विचारधाराएं, जो हिस्ट्री राइटिंग को लेके जो चीजें, हम उन पर बात करेंगे यहां पे। नहीं आदित्य गौर, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इतिहास की विषय, विस्तार, सीमा और महत्व, कि भैया इतिहास विषय का जो विस्तार और इसकी जो सीमा है, जो लिमिटेशन और इसका इंपोर्टेंस क्या है, कि भैया कहते हैं कि मुर्दों का विषय है तो फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता, बाइस हो जाना या पूर्वग्रह, ये सारी बात हमें बात करें। ऑब्जेक्टिविटी और वाइस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पूर्वग्रह और वस्तुनिष्ठ, सब कुछ हम जो है देखने वाले हैं इतिहास दर्शन में। आपके लिए थोड़ा सा नया होने वाला है लेकिन बड़ा मजा आएगा सर। इसके अलावा अन्वेषणात्मक संक्रिया, इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रस्तुति, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, इतिहास विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान। इतिहास क्या है, कला है या सोशल साइंस है, क्या है, इस पर बात करनी है सर हमें। इतिहास विज्ञान है। इतिहास में कारण, कार्य, संबंध और कल्पना, ये सारे टॉपिक सर बहुत इंटरेस्टिंग, याद रखना। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दो लोग अच्छे आ जाएं तो ये सारे टॉपिक बहुत शानदार। इसके अलावा क्षेत्रीय इतिहास का महत्व क्या है, भाई जो रीजनल हिस्ट्री लिखी जाती है उसकी क्या महत्व है। आजकल आपने देखा होगा एमपी गवर्नमेंट ही क्षेत्रीय इतिहास पर बहुत बल दे रहा है। एमपीपीएससी में आपने देखा होगा कि सर गर्द भिल्लों का जुड़ना हो, नागों का जुड़ना हो, उच्चकल परिविराजक, क्षेत्रीय इतिहास को इतना महत्व दिया जा रहा है तो कारण क्या है सर इसका, तो इस पर हमें बात करना है। भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं, क्या रिसेंट ट्रेंड आए इंडियन हिस्ट्री में, वो हमें बात करनी है। इसके अलावा शोध कार्य प्रणाली हो, इतिहास का प्राकल्पना हो, कहीं ना कहीं प्रस्तावित शोध क्षेत्र हो, या स्रोत आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक, द्वितीय, मूल तथा पारगमनीय स्रोत जो होते हैं उन सब पे हम यहां पे बात करेंगे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। क्लियर है कि नहीं। जैसे अष्टाध्यायी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है लेकिन उसी के ऊपर लिखी हुई भास, महाभास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारी बातें हम करेंगे। इतिहास शोध में प्रवृत्तियां, ट्रेंड इन हिस्टोरिक रिसर्च। इसके अलावा वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, जो रिसेंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है उस पर भी बात करना है कि आज हमारे पास इतिहास लेखन की कौन कौन सी विचारधारा है, इन सब के बारे में बात करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इतिहास में विषय का चयन, नोट्स लेना, संदर्भ निर्देश, पाद टिप्पणियां, ग्रंथ सूची, थीसिस, शोध प्रबंधन, निर्दिष्ट कार्य को पूरा करना, साहित्यिक चोरी, बौद्धिक बेईमानी, ऐतिहास लेखन, ये सारे के सारे जो है हमें इतिहास दर्शन जो हमारी 10वीं यूनिट है उसमें हमें ये कवर करना है। ये देखने में थोड़े से आपको फिर नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है लेकिन है ठीक ठीक टॉपिक है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर है कि नहीं। चाहे इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति, बी रैंक, इतिहास लेखन के नकारात्मक तथा सकारात्मक समर्थक, पुनर्जागरण और इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इतिहास लेखन का प्रारंभ, यूनानी, रोमन, गिरजाघर संबंधी इतिहास लेखन, यूनान में जो इतिहास लिखा गया, रोम में जो इतिहास लिखा गया, जो यहाँ पे जो क्रिश्चियन चर्च है उन्होंने किस तरीके से इतिहास लेखन की किस तरह प्रवृत्ति को बढ़ाया, ये सारी चीजें में बात करनी। मतलब इसमें आपको इतिहास दर्शन पर बात करनी है, किस पर, यूनिट 10 में याद रखना। और ये जो 10 यूनिट है जिनमें 3 प्राचीन, अगली 3 मध्य, अगली 3 आधुनिक और एक हिस्टोरिक फिलॉसफी से जो रिलेटेड है, अब इनसे संबंधित जितने भी टर्म्स हो, जितनी भी आइडियोलॉजी हो, कॉन्सेप्ट हो, वो भी आपको पहले पोर्शन में कंप्लीट करना, याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं
इसकी जो हमने फीस रखी है, अगर सिर्फ सेकंड पेपर की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड पेपर की जो हमने फीस रखी है वो 6,499 रखी है और इसकी वैलिडिटी 15 महीने। हालांकि सिलेबस हमारा 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको पहला पेपर भी लेना है तो 2,000 और जुड़ जाएंगे। अगर पहला और दूसरा पेपर एक साथ लोगे आप तो फिर अगर आप 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 8,000 में पड़ जाएंगे। अगर अलग अलग सेपरेट लेना है, किसी को सिर्फ पहला लेना है तो 2,000 का है, किसी को सिर्फ दूसरा लेना है तो वो 6500 का है। अब हम बात करते हैं कि हम आपको इसमें कंटेंट क्या क्या देने वाले हैं। तो हर टॉपिक के आपको, प्रत्येक टॉपिक के आपको नोट्स दिए जाएंगे, याद रखना, यूनिट वाइज। कोई भी टॉपिक आपका कराया जाएगा उसका नोट्स दे दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक कराया जाएगा नोट्स दे दिया जाएगा। हर टॉपिक के साथ ही में आपको PYQ कराए जाएंगे, याद रखना इस चीज को। हर टॉपिक के आपको 200 प्लस जो है MCQ भी दिए जाएंगे, ये भी दिमाग में याद रखो। अगर हमने यूनिट 1 का पहला टॉपिक कराया है तो उस पहले टॉपिक के अभी तक जितने भी नेट JRF या फिर अगर हम बात करेंगे AP में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन है, वो आपको दिए जाएंगे। और हर टॉपिक से मैं अपनी तरफ से आपको जो है लगभग 200 MCQ बना के दूंगा। साथ ही में प्रत्येक टॉपिक के आपको नोट्स दिए जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इतना मटेरियल हम आपको देने वाले हैं। मैंने टॉपिक वाइज बताया, देखो हर यूनिट का जो हर टॉपिक है उसके नोट्स मिलेंगे। उस टॉपिक से अभी तक जो आए हुए PYQ है वो आपको मिलेंगे। उस टॉपिक के 200 MCQ मैं आपको दूंगा। ये सारी चीजें आपको जो है जो ऑनलाइन बच्चे उनको PDF फॉर्म में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, डेली की डेली मिलती चलेंगी आपको। और जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो आप क्लास में भी सारी चीजें कर सकते। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, स्पेशली मध्य प्रदेश के छात्रों से, कि भैया FSO और नेट एक साथ लेकर चल सकते हैं दिसंबर तक। आदित्य गौर, बिल्कुल हम कर सकते हैं। प्रज्ञ राजपूत, बिल्कुल आपका PSC के साथ साथ नेट भी मैनेज हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि PSC के बच्चों के लिए नेट JRF से अच्छी, असिस्टेंट प्रोफेसर से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इसमें बस आप दिमाग में बिठा के चलो, हम नेट करेंगे कवर, JRF भी यहीं से आपका हो जाएगा। इसके अलावा AP हो, सेट हो, चाहे फिर UPSC में हिस्ट्री हो प्रीलिम्स की, यहीं से कवर हो जाएगी। या अदर, मैंने आपको बोला था अदर PCS जो हैं वो सब हिस्ट्री यहीं से कवर हो जाएगी आपकी, कोई परेशान नहीं हो। इसके बाद इतिहास कभी जीवन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और MPPSC के बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, याद रखना। जिन बच्चों का हिस्ट्री से ग्रेजुएशन है अच्छी बात, जिनका नहीं है तो भैया डाल दो। 1 साल के साथ ही आप एलिजिबल हो सकते हो नेट सेट देने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। और बहुत अंतर नहीं आएगा क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री डिटेल में पढ़ लोगे, MPPSC में भी वो काम ही आ जाएगा। प्रज्ञ राजपूत, हरिनारायण चौहान, ये थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत छोटा सा, अभी बिल्कुल ठीक है हम, ठीक है। आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो एक बार आप बोल दो सर। बिल्कुल आदित्य गौर, इस बार थोड़ा सा टफ आया है क्योंकि अभी तक MPPSC में ऐसा कल्चर रहा है कि बच्चा नेट दे आया, PYQ लगाया, कोई MCQ की बुकलेट लगा ली और होके दे के आके आ गया, फिर चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे तो आपका अच्छा चला जाएगा। अगर आप दे रहे हो नेट JRF AP सेट वगैरह तो आप इस कोर्स को फिर परचेज कर सकते हो। आपके आसपास कोई है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, और कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हो। मैंने आपको बता दिया, पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 नंबर, पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 नंबर, याद रखना इस चीज को। पेपर अगर दूसरी हिस्ट्री की बात करेंगे तो पहला पोर्शन जो है संकल्पनाएं, विचार और शब्दावलियों का, और दूसरा पोर्शन में आपकी 10 यूनिट।
लगभग हर यूनिट से अगर हम बात करेंगे 10, 15 या फिर 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते। वैसे आप ये मान के चलो कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? मतलब 30 क्वेश्चन प्राचीन भारत से, 30 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से, 30 क्वेश्चन आधुनिक भारत से, और 10 क्वेश्चन जो इतिहास दर्शन है उससे आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आदित्य गौर, इसीलिए हम लोग यहां पे एपी बनना है तो बनोगे फिर आप, है ना। और ट्यूसडे से हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेमो क्लासेस वहां पे डाली जाएंगी, तो आप एक बार डेमो क्लासेस ले लेना, फिर उसके बाद तय कर लेना जो भी कुछ है। चलेगा सर। अब इसके बाद इसके आपके जो भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग जो है कमेंट कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं मंगलवार को इतिहास की पहली क्लास जानकारी के स्रोत में। चलिए, थैंक यू।